में अपने प्रेस के, मीडिया के, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के, प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मैं आपके माध्यम से आज मेरे पूरे देश में और सभी जगह भी आज बकरीद का त्यौहार है, तो इस त्यौहार पे मैं पूरे भारतवासी, झारखंड वासी को अपनी ओर से इस त्यौहार के अवसर पर बधाई देते हैं। मैं आज पार्टी मुख्यालय में संगठन के जो कल के पार्टी के प्रमुख पदाधिकारियों का सभी प्रमुख इकाइयों के द्वारा कल आहूत बैठक के बाद प्रदेश के आने वाले समय जो राज्य का 5 साल के बाद जो राज्य का चुनावी वर्ष का जो हमारा ये पूरा रहा, जिसमें अभी से लेकर दिसंबर तक का पूरा समय हम लोग वर्ष के रूप में ही चिन्हित किए थे, तो इस विधानसभा चुनाव होना है, उसी को लेकर पार्टी ने अपना मूल्यांकन करते हुए इस राज्य को समर्पित एक दल, एक नेतृत्व, आने वाले समय जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, जो स्थिति है, उसका मूल्यांकन करते हुए राज्य के समग्र विकास के लिए और राज्य की जनता को साथ में लेकर एक बड़ा विचार का पक्ष तैयार करने के लिए शेष दिनों के लिए पार्टी ने कार्यक्रम तय किए हैं, रोड मैप तैयार किया है। पार्टी सबसे पहले इस लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय पटल पर पार्टी को नेतृत्व करने का अवसर देने के लिए गिरिडीह की जनता को फिर से आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और इसी के तहत मैंने व्यक्तिगत रूप से वहां की जनता से मैंने आग्रह किया था कि वोट के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से आपके क्षेत्र में मैं आऊंगा और ये आभार केवल मुख्यालय से नहीं बल्कि सरजमीन पर उतरकर आभार देने का निश्चय किया है। और 18, 19 और 20 18 तारीख मैं पेटरवार में गोमिया विधानसभा के लोगों को आभार देने के लिए मैं वहां रहूंगा। बेरमो में भी 18 तारीख को ही मेरा कार्यक्रम है, आभार यात्रा वहीं पर है। 19 को टूंडी और बागमारा में और 20 को डुमरी और गिरिडीह में मैं लगातार 3 दिन उस क्षेत्र के लोगों के साथ, वहां के जनता के साथ, वहां के आवाम को आभार देने के लिए उस क्षेत्र में मैं उपस्थित रहूंगा। मैं खुद उस कार्यक्रम का हिस्सा रहूंगा। पार्टी 22 जून पार्टी का एक महत्वपूर्ण दिन है। उसी दिन ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के रूप में हम सभी लोगों का नेतृत्व एक छात्र संघ के रूप में सामने आया। एक कल्पना राज्य के अंदर राज्य के नौजवानों ने गढ़ा कि राज्य के लिए लंबे समय से चलने वाले आंदोलन को धारदार बनाने के लिए राज्य में छात्र इकाई के रूप में ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन का गठन। हम सभी उसी संगठन के हिस्सा रहे और अपनी भूमिका उसी संगठन में छात्र जीवन से ही इस राज्य के लिए समर्पित किया। इसलिए उस दिन को हम लोग ने, क्योंकि उसकी आक्रामकता की हद इस रूप में थी कि लोगों ने अपना पूरा जीवन झारखंड आंदोलन की इस लड़ाई को उस बैनर के तले समर्पित किया। इस हद तक लोगों ने लड़ाई लड़ा और हमेशा इस बात को हम लोग कहते हैं कि झारखंड आज बना है, झारखंड की स्थापना हुई, तो झारखंड की कल्पनाओं में अगर सबसे ज्यादा जोर और सबसे ज्यादा मेहनत और सबसे ज्यादा कुर्बानी किसी ने दिया तो उस समय के छात्र नेताओं ने दिया है।
आज उसी दिन को एक बलिदान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय हम लोग ने किया है। और केवल बलिदान दिवस मनाने का मात्र नहीं, बल्कि उस दिन राज्य के लाखों नौजवानों को कि आजसू के उस पूरे इतिहास को बताने के लिए तो एक दिन छोटा पड़ेगा। एक किताब में पूरा विवरण भी नहीं हो सकता है। उसकी इतनी घटनाएं, इतने विषय उसमें हैं, इतने तरह के आंदोलन हैं, इतने तरह के राजनीतिक घटनाएं हैं, जिसको एक किसी बुक में और किसी एक राइटर से और किसी एक आदमी संजोकर एक जगह परोस दे, ऐसा हो नहीं सकता है। अभी भी अनछुए पहलू कई हैं जो उस पूरे आंदोलन के क्रम के हैं, जो आज तक जिन्हें उठाया नहीं गया, कलमबद्ध ना किया गया, लिपिबद्ध नहीं हो पाए। हम लोगों ने उस घटना को, स्थापना काल से लेकर संघर्ष की घटना को एकत्रित करते हुए राज्य के नौजवानों के समकक्ष रखने का निर्णय लिया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि इस राज्य को, मैं देखता हूं इस राज्य के गठन को कई लोग, कई राजनीतिक मंच इतने बड़े लड़ाई को सहज से लेते हैं या फिर उसका सही आकलन नहीं कर पाते। जिस राज्य के ऊपर आप काम करेंगे, जिस राज्य के ऊपर राजनीतिक जिम्मेदारी लेंगे, तो सबसे पहले राज्य के लिए और राज्य के गठन के लिए जो कुर्बानी या फिर गठन के जो तत्व थे रहे हैं, जो विषय रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटते जा रहे हैं। और इसी का परिणाम कभी कभी होता है कि राज्य को जिस दिशा में जाना चाहिए या ले जाना चाहिए, जो नेतृत्व को जिस दिशा में ले जाना चाहिए, वहां जाते नहीं और भटकाव आता है। वो कोई भी हो, मूल रूप से झारखंड नामधारी रूप से काम करने वाले आज उनका नेतृत्व होने के बाद भी ये स्थिति आपको दिखाई देगी। और उसके परिणाम 4.5 साल बाद प्रत्यक्ष रूप से झारखंड नामधारी दल का नेतृत्व होने के बाद भी झारखंडी ही अपने ही राज्य में ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। इसलिए हम लोग ने तय किया कि उसका एक वीडियो हर विधानसभा में हजारों नौजवान के बीच में रखा जाए और उस इतिहास को परोसने का काम करें, ताकि उसके जहन में जब वो सार्वजनिक जीवन में पदार्पण करेंगे या ना भी करें, तो झारखंडी होने के नाते ये झारखंड गठन की वेदना और उसके पीछे की कल्पना उसके जहन में होना चाहिए। और जैसे जैसे ये कमजोर पड़ेगा, झारखंड की वास्तविक स्वरूप से भटकते जाएगा। इसलिए उस भटकाव को रोकने के लिए और झारखंड को उसके वास्तविक स्वरूप पर स्थापित करने के लिए यह बहुत आवश्यक है कि नई पीढ़ी को इस झारखंड गठन के उद्देश्य के आसपास रखना या उनकी मानसिकता में यह विषय भरा रहना चाहिए। यह काम और इस दायित्व का निर्वहन हमारा संगठन करेगा। और यह 22 तारीख को इसीलिए हम सभी लोगों ने हर विधानसभा, 81 विधानसभा में कार्यक्रम करके उस क्षेत्र के युवाओं के बीच में झारखंड के इतिहास को वीडियो चित्रण के द्वारा उनके सामने रखने का निर्णय लिया है। जितने भी प्रयोग, राजनीतिक चिंतन मंथन और प्रयोग होने हैं, वो प्रयोग का दौर भी एक बेसिक मूल्यांकन करने का जो समय है उससे ज्यादा और ऊपर और आगे निकल गया है। इस राज्य को अपने मूल्यों पर और इस राज्य को अपनी क्षमता पर आगे बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए शुद्ध रूप से इस राज्य के राजनीतिक दायित्वों का बेहतर रूप से निर्वहन ये हमारा कर्तव्य है और इस कर्तव्य पर हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। यही पूरा रोडमैप है जिसके ऊपर पार्टी ने निर्णय लिया है और पार्टी अपनी गतिविधि को तेज करने का काम करेगी। लेकिन अभी भी निकाय चुनाव जो है अटका हुआ है, आजू पार्टी मैं 2-3 इश्यू पर आ रहा हूं। मैं अभी देख रहा हूं, आपका विषय भी ले लूंगा तो मुझे कि अभी इस राज्य सरकार
ये बातें अखबार में विदाई के, हमने कहा था ये वर्ष विदाई का वर्ष है। ये सरकार के कमिटमेंट खोखले साबित हो चुके हैं और उसके परिणाम भी अब दिखने लगे हैं। जाते जाते सरकार फिर से मजाक करने के लिए लगी हुई यहां के नौजवानों के साथ। जो सरकार नीति बनाने के लिए, जो सरकार नियोजन के लिए, जो सरकार विस्थापन के लिए यहां पर आए, विस्थापन के लिए आए, नीति बनाने के लिए आए, तीनों ही नीति जिसको फोकस करके राज्य के नौजवानों को भटकाने का काम किया था, इस तीनों के तीनों नीतियों पर केवल राजनीति करके इन्होंने छोड़ दिया। कैसे सफेद झूठ बोल सकते हैं? अब बताओ, अभी वो कह रहे हैं कि मैं किसी अखबार में इस चुनाव के बीच में या उसके बाद में मैंने देखा कि वो ओबीसी के लिए आरक्षण लेके आ रहे हैं। आयोग ने 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। आप सभी को याद होगा कि आयोग के इस फैसले से पहले ही इस सरकार ने आनन फानन में विधानसभा के अंदर में स्थानीय नीति और आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर एक प्रस्ताव लेके आके सीधे सेंट्रल को या राज्यपाल महोदय को रेफर किया, बिना किसी आंकड़ा का, बिना किसी डाटा का। आप कोई चीज अगर आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे तो आरक्षण के तर्क भी तो रखने पड़ेंगे। ये सारे चीजों को ना तैयार करते हुए उन्होंने आनंद फानन में इन चीजों को तैयार करके केवल जनता के आइवॉस के लिए और मीडिया केवल एक इवेंट के लिए ये काम कर देते हैं। जवाबदेही नाम का कोई चीज नहीं। अब फिर से उसके प्रस्ताव को लेके आने की बातें चर्चा चल रही है। उनके प्रस्ताव आने के बाद बोल रहे हैं कि हम इस आरक्षण को देंगे। मैं कहता हूं कि जब सीमा, जिस समय 50% की सीमा आवश्यकता थी कि इससे ऊपर आप कोई आरक्षण दे नहीं सकते, वो बाधा अब समाप्त हो चुका है। इसीलिए तो 10%, 50 से ऊपर 10% अति गरीब क्षेत्र में भी जो इस कंडीशन में नहीं आते थे, वैसे समाज को भी 10% का गरीबी को आधार मानते हुए, उसकी आर्थिक स्थिति को आधार मानते हुए आरक्षण देने का निर्णय आ गया। जब यह सीमा टूट गया तब अब 27% की बात कहां आती है? मैं तो कहता हूं कि चूंकि उनके नेता देश भर में इस पूरे लोकसभा चुनाव में यह कहते हुए गए कि भाई हमारी सरकार आएगी, जातीय जनगणना कराएंगे। मैं कह रहा हूं यहां सरकार आपकी है, आप सरकार यहां है। आपने जातीय जनगणना की बातें तो जरूर की है, लेकिन निर्णय लेने से कौन रोका है? मैंने कहा था कि जिस दिन आप ये लेके आएंगे, हम पक्ष और विपक्ष नहीं देखते हैं। जैसा आपने देखा होगा, जिस दिन भी ये प्रस्ताव हाउस में आया था, उस दिन सुदेश महतो पक्ष और विपक्ष नहीं देखा, बल्कि समाज के हित में, राज्य के हित में, चाहे साधना कोर्ट का मामला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, जो भी विषय ये लेके आए, हम लोग खड़े रहे, लेकिन इस तर्क के साथ कि ये केवल गुमराह करने का प्रस्ताव है। ये सबसे पहले इस राज्य के अंदर पहले जातीय जनगणना कराए और जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी आबादी उतना आरक्षण सुनिश्चित करे। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर से बैकवर्ड के साथ अन्याय होगा। इस राज्य के अंदर हमने कहा था 11 मंत्रिमंडल है, एक मंत्रिमंडल खाली। भाई शेड्यूल कास्ट का मंत्री पूरे कैबिनेट में नहीं है, एक पद खाली है। पता नहीं क्या बैर है शेड्यूल कास्ट से इनका, उसके प्रतिनिधि को कैबिनेट में देखना नहीं चाहते हैं। अभी विस्तारीकरण की बात चल रही है, क्या ये एनडीए या अपना जो यूपीए गठबंधन या फिर इंडी गठबंधन, क्या ये सुनिश्चित करेगा कि अगर ये जो रिक्त पद है जिसको भरेंगे, वहां ऐसी कम्युनिटी का कोई जगह या प्रतिनिधित्व तो आएगा क्या? उसी तरह से आपका भी सवाल है कि जिसको हम लोग ने चैलेंज किया, हम लोग ने चुनौती दी। मैं ओबीसी की जिस विषय की बात कर रहा हूं, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए कि इस राज्य में जैसे पंचायत का चुनाव और पंचायत में मिलने वाले ओबीसी के आरक्षण को इन लोगों ने समाप्त कर दिया। 10,000 पद हम लोग ने आरक्षित रखा था,
पहली बार पंचायत के अंदर में भी उनको अनारक्षित करके चुनाव करा दिया, 10,000 लोग उससे वंचित रह गए। नगर इकाई में उसी तरह से आए थे, फिर हम लोग कोर्ट का सहारा लिए और कोर्ट का डायरेक्शन है सरकार को कि ट्रिपल टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद आप आरक्षण की सीमा तय करते हुए आप चुनाव कराइए, लेकिन सरकार कराना नहीं चाहती है। ये सरकारी पदाधिकारियों के माध्यम से जनता से नेतृत्व होने वाले नगर इकाई को संचालन कर रहे हैं, क्योंकि इनका काम लीडरशिप को ग्रोथ करना नहीं या फिर सामाजिक रूप से उनको नेतृत्व देना नहीं है, बल्कि बेदखल करने का आचरण रहा है, उसी आचरण को आगे बढ़ा रहे। और कोई एक सवाल है कि अभी जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसमें इंडिया अलायंस ने 4 सीटों पर जीत दर्ज की, यानी 4 महीने में ऐसा क्या चमत्कार हो जाएगा? जनता का तो दिख रहा है आपको रिजर्व सीटों का भी है, जब ज्यादातर रिजर्व सीट उनके खाते में चलेगा। आपको इसके पहले के भी रिकॉर्ड्स, पार्लियामेंट और असेंबली के रिकॉर्ड्स को थोड़ा अलग अलग करके देखना पड़ेगा। आप चले जाओ, पीछे चले जाओ और उसके परिणाम को देखो। कभी कभी लोकसभा के परिणाम कुछ और होते हैं, क्योंकि लोकसभा में मतदान करने में लोग हमेशा, और मैं हमेशा कहता था इस पूरे चुनाव को, ये राष्ट्रीय पर्व है और देश का नेता का चयन है, तो इसके स्तर को उस रूप से सोचना चाहिए, उस रूप से मतदान होना चाहिए। होता भी रहा है। राज्य के अंदर पार्लियामेंट में जो बहुमत आया है, पहले भी आया है, वो पूरा फिर असेंबली में उसी रूप से आएगा, ये कहना गलत है। और इसके रिकॉर्ड्स निकाल के देखो, ऐसा ही हुआ है। जब भी हम जितना छोटा चुनाव में जाएंगे, वो चुनाव उस स्तर के निर्णय के आधार पर होगा। हम असेंबली में जाएंगे तो असेंबली के दायित्व और उसके क्षेत्र आधार पर होगा। हम पंचायत में जाएंगे, पंचायत के दायित्व और क्षेत्र के आधार होना भी चाहिए, ऐसा ही चुनाव होना चाहिए। और ये आपको फर्क नजर आएगा। हम राज्य के देखने की दृष्टि और देश के देखने की दृष्टि, हर लोग, हर जनमानस और मतदाताओं में अलग अलग है। दादा, 2024 की लड़ाई के लिए आपने कवर कर दिया, लोगों के बीच पदयात्रा भी करेंगे, हर विधानसभा में जाएंगे, लेकिन कितने सीटों पे आज का फोकस होगा? कितने सीटों पे आपकी जो मेरे जद में पूरा प्रदेश है, मैं सीट आधार पर, ये तो एक गठबंधन का एक विषय रहेगा, गठबंधन होगा, लेकिन मेरा दायित्व तो किसी सीट विशेष पर नेतृत्व करना नहीं है। मैं राज्य का नेतृत्व करता हूं और मेरे राज्य पूरे दायित्व के क्षेत्र में है। मेरा दायित्व बनता है कि राज्य के अंदर में इस राज्य के वसूल, इस राज्य के विषय और इस राज्य की आवश्यकता का नेतृत्व करे। ये एक राजनेता होने के नाते मेरा दायित्व है और उसको हम पूरा करेंगे। दादा एक सवाल है, कांग्रेस जेएमएम ने अपने वोट बैंक बांट लिए कि कांग्रेस मुस्लिमों की राजनीति करती, उन्होंने तमीर साहब ने इस बात का जिक्र भी किया, लेकिन एनडीए में अब तक ऊपर कोई मान लेते तुष्टीकरण की राजनीति पर हम लोग चर्चा करते रहे, इससे किसी समाज का बरकत नहीं होगा, नुकसान ही होता है। और इस नुकसान से बाहर निकालने की अपील हमारी रहती है और कहीं कहीं पर उस अपील पर हम लोग सफल रहे हैं। और अगर ये नहीं कर पाए तो मेरा राजनीतिक लड़ाई अधूरा रह जाएगा। तो भाजपा राज्य की जो वोट बैंक है वो भी नाराज है, वो भी अलग चल रहा है, तो ऐसे तो कैसे? आपका आकलन गलत। ये केवल उसका परिणाम नहीं है। मैंने कहा कि जिस लेवल के चुनाव को अगर उस लेवल में रहने देते तो ये फर्क नहीं दिखता। जब उस लेवल को नीचे लेके आइएगा तो कहीं कहीं उसका फर्क दिखाई देगा। हमारी तैयारी है कि लोगों को और आम लोगों को अपने देने वाले चुनाव और मत और उसके अधिकार क्षेत्र पर भी विश्लेषण और विचार रखने का हम लोग कार्यक्रम का हिस्सा रहेंगे। दादा ये मानते हैं कि एनडीए की चूक हुई लोकसभा चुनाव की तैयारी में? देखो, ओवरऑल ये चलता है। आप अगर लगातार सत्ता में हैं, 15 साल से सत्ता में रहेंगे, तो ये एक समय ऐसा आता है कि कहीं कहीं पर मंथन, चूक नहीं हो सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? मंथन करेंगे, लड़ाई लड़ी जाती है एक बड़े प्लेटफॉर्म में, लोगों की तैयारी रहती है। और कभी कभी कोई विषय को लेकर जिसको आप मान लो, आप देखो विपक्ष का आक्रमण क्या रहा। विपक्ष ने डेवलपमेंट को चुनौती का हिस्सा नहीं बनाया। विपक्ष ने क्या ऐसे विषय को उठा के लाए कि ये जब आ जाएंगे ना तो संविधान बदल जाएगा। चर्चा किस बात का रहा? संविधान बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। बोलो, यही सरकार, यही नेतृत्व 10 साल से देश के अंदर में कभी भी इस विषय पर, इस एपिसोड पर कोई बात और चर्चा चला क्या? जिनके हाथ में नेतृत्व है और जिसने 10 साल चलाए और आगे भी जो चलाएंगे 5 साल,
उन्होंने स्पष्ट रूप से इसी धरती पर आकर खड़ा होकर कहे कि मेरी सांसें जब तक चलेंगी इस संविधान पर कोई हाथ नहीं लगा सकता है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? नैरेटिव सेट करने में आप थोड़ा आगे निकल गए। लेकिन जी गांव में हाँ। एक बात है तो देखने को मिला कि जो आदिवासी मतदाता है वो आपसे दूर गए। बीजेपी अगर हारी है चुनाव जो आदिवासी सीटें हैं 26 जून से लेकर जुलाई के अंत तक पूरे 1 महीना 26 तक पूरे राज्य भर में पार्टी के बेसिक स्ट्रक्चर जो हम सभी लोगों ने तय किया, पार्टी के विधानसभा बेसिक स्ट्रक्चर पर सबसे निचला इकाई पर काम करने वाला चूल्हा प्रमुख और ग्राम प्रभारी का संयुक्त शपथ ग्रहण समारोह हर विधानसभा बार करने का निर्णय लिए। ये क्रमबद्ध रूप से होगा। जहां ये काम पूर्ण हो गया वहां मैं व्यक्तिगत रूप से जाऊंगा, उन्हें अपने पद और उनके दायित्व का और उस संदर्भ में अपने विचार हम रखेंगे। तीस तारीख हूल दिवस है। राज्य भर में सभी विधानसभा में हूल दिवस मनाने का निर्णय। हम 8 अगस्त आजसू के कल्पना करने वाले इस धारदार संगठन को तैयार करने और उसकी सोच रखने वाले की शहादत दिवस, निर्मल महतो शहादत दिवस। 8 अगस्त को रांची में संभव हो तो मोरहाबादी मैदान राज्य भर के लाखों नौजवान जिन्हें झारखंड के विचारों से ओतप्रोत झारखंड के गठन के उद्देश्य को अपने जहन में लेकर एक साथ एक मंच में शामिल होंगे और राज्य के लिए और हमारे लिए वो संकल्प दिवस है और राज्य के 2024 मिशन का संकल्प लेंगे। नौ तारीख अगस्त क्रांति दिवस और विश्व आदिवासी दिवस भी। इस राज्य से इस दिन का महत्व इस राज्य में काफी जनजातीय और ऐसे वर्ग जो आदिकाल से इस क्षेत्र में वास कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं, सभी लोग मिलकर राज्य के सभी विधानसभा इकाई में आदिवासी अखाड़ा कार्यक्रम आहूत किया जाएगा। जिसमें पारंपरिक रूप से न केवल वेशभूषा, भाषा, बल्कि इस क्षेत्र में काम और योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने का भी विचार है। ताकि वो प्रेरित होकर इस क्षेत्र में और बेहतर काम कर सके और अपने भाषा संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का जो हमारा प्रण है उसको बल मिले। सोलह अगस्त से 2 अक्टूबर तक राज्य के सभी विधानसभाओं पर पदयात्रा हमारा होगा। लगातार यह पदयात्रा 16 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक पदयात्रा पूरे राज्य भर। यह निर्वाण पदयात्रा होगा।
और एक विषय जो 22 जून के लिए है कि 22 जून को हर विधानसभा में जहां युवाओं को राज्य और बलिदान दिवस के रूप में मनाने का हम लोग निर्णय लिए हैं, उसी दिन हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 100 पौधों का रोपण करेंगे, वृक्षों का लगाने का काम करेंगे, माने पौधों का रोपण करेंगे। जहां ज्यादा हो सकता है वो करेंगे, लेकिन कम से कम 100 नए वृक्षारोपण का कार्यक्रम का शुभारंभ भी यहाँ के नौजवान करेंगे। पार्टी ने पूरा अभी से लेकर अक्टूबर तक का 2024 मिशन को सामने रखते हुए पूरा रोड मैप तैयार कर लिया है। अब राज्य के जो मनोदशा है उसके बीच अपने विचारों को लेकर जाने की तैयारी हमारी है और हम इसमें चूकना नहीं चाहते, क्योंकि किसी को संभालने में जितना वक्त चाहिए वो वक्त एक सीमा से ज्यादा हो गया है। कुछ चूक भी होगी तभी आदिवासी मतदाता आपसे चुनते हैं, ये क्या कारण आप लोग मानते हैं? क्योंकि आपके पास भी जो आदिवासी लीडरशिप होना चाहिए वो नहीं है, वहाँ भी कमजोर कड़ी के सारे जो है। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो आदिवासी में ज्यादा पैसे बना रहे हैं, क्या कारण क्या? ये निश्चित रूप से सभी लोग इस पर मंथन करेंगे। जो विषय आ रहा है अगर इसी तरह का है, चूंकि वो रिजर्व सीट पर रहे हैं इसलिए आपको ये फील हो रहा है। ऐसा नहीं कि आदिवासी केवल वहीं पर है। कभी कभी मैं देखता हूं जो रिजर्व सीट है, चाहे शेड्यूल कास्ट के लिए जो सीट है, उसमें आप शेड्यूल कास्ट का असेंबली सीट में जाके देखो, वहां 5-10% ही शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, लेकिन रिजर्व है। ऐसा नहीं कि बहुतायत एरिया है जो रिजर्व है, तो वहां पर आप आकलन गलत कर देंगे जब आप ये बोलेंगे कि शेड्यूल सीट है और यहां पर कैसे हार जीत हो गई, तो गलत हो जाएगा। हाँ, अगर ऐसा आकलन के बाद ये पता चलता है कि सभी सीट के अंदर में एक वर्ग, आज सोचो सबसे ज्यादा सम्मान देने वाला, सबसे ज्यादा एनडीए की राष्ट्र के अंदर में सर्वोच्च पद में, सोचो एक साधारण एक सार्वजनिक जीवन जीने वाली एक हमारी महिला नेत्री को आज सर्वोच्च पद पर स्थापित किए। इस राज्य में आदिवासी कल्याण मंत्री इसी क्षेत्र से गए, देश के कल्याण मंत्री। आप राज्य में विपक्ष का नेता हमारा उसी से है। तो जहां भी लगा ये नेतृत्व में कोई दिक्कत नहीं, उनके हाथ में नेतृत्व रहा है हमेशा। लेकिन अगर इसके बाद भी कोई विषय, कोई कमी रह गई तो मंथन करने में कोई दिक्कत नहीं है। लोग बैठेंगे, मंथन करेंगे, विचार करेंगे। सुरेश जी, आंसू का जो प्रभाव क्षेत्र है, क्योंकि इस बार चुनाव में एक नेता तो इसे पार्टी की चुनौती हम देखने का, आंसू को देखने का, आकलन करने का तरीका थोड़ा गलत है। प्रभाव क्षेत्र हमारा, जहां एक समुदाय विशेष पर हमेशा आप लोग चर्चा करते हैं, लोहरदगा में 10% भी या 5% भी आपको कहीं पर एक भी इस समुदाय के लोग आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन लोहरदगा लगातार 2 बार हम लोग जीतते रहे हैं और कल फिर हम लोहरदगा के लिए अच्छा परिणाम आपको देंगे। इसलिए जो आकलन है ना, उस आकलन में थोड़ा सुधार करिए। आजसू का प्रभाव क्षेत्र किसी एक समाज विशेष पर नहीं है, पूरे राज्य में है और इसके परिणाम आपको देखने को लगातार मिलते रहे हैं। ये इसीलिए हम लोग किसी वर्ग का नहीं, पूरे राज्य का नेतृत्व करते हैं और राज्य के सारे समाज हमारे रडार पर रहते हैं और उनकी सेवा हमारी प्राथमिकता रहती है। ये कैबिनेट में आपको कैबिनेट में क्या जगह नहीं मिलने से आजसू पार्टी नाराज है, क्योंकि इतना नाम माजी मिनिस्टर बन गए, सीपी को अभी दूसरी बार सांसद चुने गए, उनको नहीं बनाया गया क्योंकि वो जिस कमेटी से आते हैं वो डिसाइडिंग कमेटी है झारखंड में। आकलन लगाने का अधिकार आपका, लेकिन मेरा जवाब यही कि इंतजार कीजिए। नाम तो सामने आ रहे थे, मंत्रिमंडल में नाम सामने आ रहे थे चंद्रप्रकाश चौधरी का, आनंद पांडे में क्या हो गया कि नाम आ चुका है? इंतजार कीजिए। आपके शपथ मेरे सवालों में नहीं है, सुनने में आ रहा है, सुनने में सुना कहा वाला बात पे ध्यान मत दीजिए। सुनने ये भी आ रहा है कि चंद्रप्रकाश चौधरी के साथ आपका रिलेशन थोड़ा सा कुछ खराब हो गया, जिसके कारण इतना दूर मत जाओ। पार्टी के साथ लगता है बच्चों पे देखने को थोड़ा कम नजर आते हैं, युवाओं का मूड टूटा है। नहीं, हमारा प्लेटफॉर्म एक राजनीतिक दल के रूप में पार्टी बन गई है और जब राजनीतिक दल के रूप में जब पार्टी स्थापित हो गई प्रदेश में, तो आपको सभी उम्र के लोग पार्टी में दिखाई देंगे और तब जाके पार्टी बनती है। पार्टी अनुभव को ज्यादा तजुर्बा देती है और युद्ध
उसका सबसे बड़ा सहारा और सबसे बड़ा ताकत है। आज भी है, कल भी रहेगा। राज्य परिवर्तन में या परिवर्तन के समय जो तैयारी हमारी थी वही आज एक राजनीतिक परिपक्वता के साथ पटल पर स्थापित हो चुका है। इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ा है। हमारा छात्र इकाई, हमारा युवा, हमने महाधिवेशन में युवा प्लेटफॉर्म तैयार करने का निर्णय लिया है। एक पूरा इकाई जो छात्र कॉलेज के बाद, यूनिवर्सिटी के बाद जो पास आउट छात्र जो होंगे उनके लिए पार्टी ने एक युवा इत्सु का एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है और अभी पूरा इस साल अभी आने वाली जो गतिविधि उन्हीं के नेतृत्व में होने वाली है।